अखंड भारत यानी अनडिवाइडेड इंडिया। बहुत से लोग इसकी बात करते हैं। हेलो दोस्तों, सत श्री अकाल, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। तो कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज हम जिस इशू के ऊपर या जिस बारे में बात करने वाले हैं, या इशू नहीं इसको कहूँगा, कि पाकिस्तान के अखंड भारत जो है, क्या वो उसको बनाना पॉसिबल है, कि क्या वो बन सकता है? तो इसके बारे में मज़ीद इस वीडियो के बारे में जानते हैं, स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। तो उससे पहले चैनल कर लें सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि मज़ीद ऐसी और भी वीडियोस देखने को मिलती रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, अखंड भारत यानी अनडिवाइडेड इंडिया। बहुत से लोग इसकी बात करते हैं, कुछ लोगों का ये एक सपना भी है, लेकिन रियलिस्टिकली बात करें तो क्या ये पॉसिबल भी है? अगर हाँ तो किस तरीके से, आइए जानने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। सरदार वल्लभ भाई पटेल को कुछ लोग फादर ऑफ अखंड भारत कहते हैं, क्योंकि उन्होंने वीपी मेनन के साथ मिलकर 500 से ज्यादा प्रिंसली स्टेट्स को यूनाइट किया, जिससे आज का भारत बना। लेकिन अखंड भारत का मतलब आज से भी ज्यादा बड़ा भारत है, जिसकी बाउंड्रीज आज की इंडिया की बाउंड्रीज से ज्यादा बाहर निकलती हैं। लेकिन एग्जैक्टली क्या है अखंड भारत की डेफिनेशन, क्या है इसका नक्शा, वो डिपेंड करता है जिससे आप पूछोगे। कुछ लोगों के लिए अखंड भारत का मतलब है आज का इंडिया प्लस पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर, जो कि इंडिया का ऑफिशियल मैप दर्शाता है। दूसरी तरफ कुछ लोगों के लिए अखंड भारत का मतलब है 1947 के पार्टीशन से पहले का भारत, यानी इंडिया प्लस आज का पाकिस्तान और बांग्लादेश मिलकर अखंड भारत को बनाएंगे। तीसरा, कुछ लोगों के लिए अखंड भारत की बाउंड्रीज में अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका जैसी इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज भी इंक्लूडेड है। और चौथा, कुछ लोगों के लिए अखंड भारत की बाउंड्रीज हैं अफगानिस्तान से लेकर ना सिर्फ तिब्बत तक, बल्कि थाईलैंड, कंबोडिया, मलेशिया और इंक्लूडिंग इंडोनेशिया तक। सुनने में अनरियलिस्टिक लगता है, लेकिन मैं इस वीडियो में कहना चाहूंगा दोस्तों, ये ना सिर्फ पॉसिबल है बल्कि मैं इसे सपोर्ट भी करता हूं। जाहिर सी बात है आपके मन में सवाल उठेगा कि कैसे पॉसिबल है और मैं क्यों सपोर्ट करता हूं इससे। क्यों का जवाब तो बड़ा सिंपल है, क्योंकि अगर ये सारे देश यूनाइटेड रहेंगे एक कंट्री की तरह, तो इन सब में भारी स्केल पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखने को मिलेगी। हर देश आत्मनिर्भर होने के बारे में नहीं सोचेगा, हर देश जिस चीज में अच्छा है उसमें स्पेशलाइज करेगा, और इन सारी कंट्रीज के बीच में फ्री ट्रेड होगी, कोई इंपोर्ट ड्यूटीज नहीं, कोई कस्टम्स नहीं। इससे हर देश की इंपोर्ट एक्सपोर्ट ज्यादा आसानी से हो पाएगी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमें देखने को मिलेगी। इसके अलावा इन देशों के बीच में दुश्मनी खत्म हो जाएगी, तो मिलिट्री पर इतना पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं, वहां पर पैसा बचेगा जिसको स्पेंड किया जा सकता है ज्यादा काम की चीजों में, एजुकेशन, हेल्थ केयर जैसी चीजों में। साथ ही साथ बॉर्डर्स नहीं होंगे, तो आप छुट्टी मनाने लाहौर से लेकर इंडोनेशिया तक जा सकते हैं बिना पासपोर्ट और वीजा की चिंता करें। तो फायदे तो कई सारे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह उठता है कि कैसे पॉसिबल है ये करना। अब जो लोग आमतौर पर अखंड भारत की बात करते हुए दिखते हैं आपको सोशल मीडिया पर, वो बड़े अनक्रिएटिव लोग हैं, क्योंकि उनके दिमाग में एक ही सोल्यूशन होता है, इंडिया सुपर पावर बनेगा, जंग पर जाएगा पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ, उन्हें जंग में हराएगा और कब्जा कर लेगा उनकी जमीन पर, और ऐसे बनेगा हमारा अखंड भारत। लेकिन थोड़ा सा आप सोचकर देखोगे तो आपको दिखेगा कि ये सोल्यूशन ना सिर्फ अनएथिकल है, इनह्यूमेन है, इंसानियत के अगेंस्ट है, बल्कि स्टूपिड भी है। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि पहली चीज तो आप किसी की जमीन पर कब्जा करोगे, उन लोगों को बंदी बनाओगे, उन लोगों पे अपनी विल थोपोगे, ये अनएथिकल चीज है। इंसानियत के अगेंस्ट इसलिए है क्योंकि किसी भी तरह की जंग होगी तो हजारों लाखों लोगों की मौत होगी, इसमें लोग अपनी जान खोएंगे। और स्टूपिड इसलिए है क्योंकि इतिहास गवाह है, राजा महाराजाओं ने करने की कोशिश की है हजारों सालों से, लेकिन लॉन्ग टर्म में कोई भी सक्सेसफुल नहीं रहा। लेकिन इन सबसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट रीजन ये है कि आपके लिए एक देश के मायने क्या है। जब मैं कंट्री शब्द का इस्तेमाल करता हूं तो आपके दिमाग में क्या आता है? 2 सेकंड तक जरा सोचकर देखिए। जब मैं कहता हूं कि आप अपने देश के बारे में सोचें, तो आपके दिमाग में क्या आ रहा है? क्या आपके दिमाग में जमीन आ रही है, फॉरेस्ट आ रहे हैं, पहाड़ आ रहे हैं, देश के खेत आ रहे हैं, या फिर आपके दिमाग में देश के लोग आ रहे हैं, देशवासी आ रहे हैं? बड़े शर्म की बात होगी अगर आप एक देश को इमेजिन कर रहे हैं बिना देशवासियों के, क्योंकि जब आप अपने घर के बारे में सोचते हैं तो बिना अपने घर वालों के सोचते हैं क्या? आपके लिए आपके घर के मायने क्या हैं बिना अपने घर वालों के? बिना घर वालों के घर एक सिर्फ बिल्डिंग है, और किसी भी बिल्डिंग से उसे रिप्लेस किया जा सकता है। जब हमारी आर्मी हमारे देश को प्रोटेक्ट करती है, उसका मतलब क्या है? वो हमारे देश के लोगों को प्रोटेक्ट कर रही है। टेरिटरी इतनी इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, जमीन इतनी इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। इसी रीजन से दोस्तों, अखंड भारत का मतलब ना सिर्फ अनडिवाइडेड टेरिटरी है, बल्कि अनडिवाइडेड लोग भी हैं, अनडिवाइडेड देशवासी।
आज के दिन जैसा आप अपने पड़ोसी को ट्रीट करते हो वैसे ही आपको एक पाकिस्तानी, एक बांग्लादेशी, एक मलेशियन और एक इंडोनेशियन को भी ट्रीट करना पड़ेगा। जितने राइट्स आज के दिन हर देशवासी को मिलते हैं उतने ही राइट्स आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि एक पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, इंडोनेशियन, मलेशियन को भी मिलेंगे। इसका मतलब यह भी है दोस्तों कि कभी भी आप किसी पाकिस्तानी, बांग्लादेशी या मलेशियन से उनके डेमोक्रेटिक और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स नहीं छीन सकते। तो सही मायनों में अखंड भारत तभी बन सकता है जब इन सारे देशों में कम से कम एक मेजॉरिटी एग्री करे कि हम अखंड भारत का पार्ट बनना चाहते हैं। यह करने के लिए पहली स्टेप होगी इंडिया और पाकिस्तान को रीयूनाइट करना। एक एक्स सुप्रीम कोर्ट के जज हैं जस्टिस काटजू, शायद आपने ऑलरेडी नाम सुना हो। इन्होंने 2012 में एक इंडियन रीयूनिफिकेशन एसोसिएशन बनाई थी जिसका एम एग्जैक्टली यही है। इन्होंने कहा है कि ये रीयूनाइट करना चाहते हैं आज के पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंडिया को अंडर कॉमन सेक्युलर गवर्नमेंट फॉर ऑल पीपल। इन्होंने कहा है कि ब्रिटिश ने अपने टाइम पर लोगों को में बंटवारा किया, लोगों को धर्म के नाम पर लड़ाया, हिंदू को मुसलमान से लड़ाया, जिसकी वजह से ये पार्टीशन हुआ। ऐसा नहीं है कि दुनिया में पहली बार ऐसा कुछ सजेस्ट किया गया हो दोस्तों। अगर दो जर्मनी, ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी रीयूनाइट हो सकते हैं, अगर दो वियतनाम रीयूनाइट हो सकते हैं एक वियतनाम में, तो इंडिया पाकिस्तान क्यों नहीं रीयूनाइट हो सकते? और ऐसा भी नहीं है कि हमें एक ही सरकार बनाने की जरूरत है जैसा जस्टिस काटजू सजेस्ट करते हैं। ये चीज 3 देश 3 सरकारों के साथ भी पॉसिबल है। अगर ऐसा हुआ तो ये यूरोपियन यूनियन और अफ्रीकन यूनियन के मॉडल पे काम कर सकता है, यानी हर देश की अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट रहेगी, एग्जिस्ट करेगी, लेकिन उसके ऊपर एक और सरकार बनाई जाएगी जहां पर सारी सेंट्रल गवर्नमेंट्स कॉमनली बैठकर एक सरकार बनाएंगी। यूरोपियन यूनियन में क्या है कि आज के दिन फ्रेंच पार्लियामेंट, जर्मन पार्लियामेंट और इटालियन पार्लियामेंट आज भी वैसे ही एग्जिस्ट करता है जैसे यूनियन के बनने से पहले करता था। लेकिन आज जब यूनियन बनाया गया है तो एक यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट और एक्स्ट्रा इनके ऊपर ऐड हो गया है। और इस यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट की कैसे इलेक्शंस होती हैं? अलग से इलेक्शंस होती हैं जो कि हर देश में करवाई जाती हैं, यानी जनता यूरोपियन यूनियन के पार्लियामेंट के मेंबर्स को सिलेक्ट करती है और अलग से इलेक्शन में अपने जर्मन पार्लियामेंट, फ्रेंच पार्लियामेंट के मेंबर्स को सिलेक्ट करती है। तो इनका यूरोपियन यूनियन का पार्लियामेंट एक हाउस बन जाता है और दूसरा हाउस इनका बनता है काउंसिल से, जहां पर जर्मन सरकार, फ्रेंच सरकार और इटालियन सरकार के प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट्स एक साथ बैठते हैं, काउंसिल को बनाते हैं। तो बेसिकली यूरोपियन यूनियन के लेवल पे एक तरह से 2 हाउसेज हो गए। जैसे इंडिया में लोकसभा, राज्यसभा होते हैं, वैसे ही यूरोपियन यूनियन के लेवल पे 2 हाउसेज हो गए। सेम चीज करी जा सकती है एशियन यूनियन के साथ। आप अखंड भारत को एशियन यूनियन भी नाम दे सकते हो, जहां पर पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश भी एक एशियन पार्लियामेंट बनाए और सिमिलर लेवल पे काम करे। और ये चीज ना सिर्फ यूरोप में है बल्कि अफ्रीका में भी एग्जिस्ट करती है। एक अफ्रीकन यूनियन एग्जिस्ट करता है। हालांकि अफ्रीकन यूनियन इतना ज्यादा इंटीग्रेटेड नहीं है एक दूसरे से जितना यूरोपियन यूनियन है। मतलब अफ्रीकन कंट्रीज में बॉर्डर्स अभी भी हैं, यूरोपियन यूनियन में कोई बॉर्डर्स नहीं है। आप बॉर्डर पे क्रॉस कर सकते हो बिना वीजा, पासपोर्ट के। लेकिन सबसे बड़ी आयरनी की बात यह है दोस्तों कि आज के दिन जो लोग सबसे ज्यादा बात करते हैं अखंड भारत के बारे में, वही लोग सबसे बड़ी दरार बन के खड़े हैं अखंड भारत के बीच में। कौन है ये लोग? ये लोग हैं हमारे कुछ नेताओं की तरह जो कहते हैं कि लड़कियां इस तरह की जीन्स नहीं पहन सकती, अगर ये लड़का लड़की हिंदू मुस्लिम है, अलग धर्म के हैं, तो एक दूसरे से प्यार नहीं कर सकते, शादी नहीं कर सकते, हम ये करना उनके लिए और मुश्किल कर देंगे। कुछ ऐसे पॉलिटिशियंस हैं जो कहते हैं कि 15 करोड़ मुसलमान 100 करोड़ हिंदुओं पर भारी पड़ेंगे। 15 करोड़ है मगर 100 के ऊपर भारी है, याद रख लेना ये बात। कोई ऐसा सो कॉल्ड प्रीस्ट है हमारे देश में जो कहता है कि हमारे पुराने प्रेसिडेंट डॉक्टर अब्दुल कलाम एक जिहादी थे। हमारा ये गोदी मीडिया है और कुछ पार्टी के आईटी सेल हैं जो दिन भर भड़काऊ हेडलाइंस चलाते हैं और हिंदू मुसलमानों को लड़वाने का काम करते हैं। अरे मतलब कुछ नेता ही हैं हमारे जो कहते हैं कि हिंदू मुसलमान अलग संस्कृति है, एक देश में नहीं रह सकते। हिंदू अलग संस्कृति है, मुस्लिम अलग संस्कृति है, दोनों एक साथ नहीं रह सकती। 2 संस्कृतियां कभी एक साथ नहीं रह सकती हैं। ये टकराव होगा, जरूर होगा। और जब 2 संस्कृतियां एक साथ नहीं रह सकती, इसलिए इसका विभाजन असंभव ही है, अवश्य होना चाहिए। मतलब अपने देश में ही अभी जो एग्जिस्टिंग भारत है उसी में ही तुम दूसरों की बिलीफ्स एक्सेप्ट करना नहीं सीखोगे, टॉलरेंस नहीं सीखोगे, तो तुम अखंड भारत बनाओगे। अब भारत के इतिहास में भी ऐसे लोग थे जैसे कि सावरकर और गोलवलकर जो अखंड भारत की बात तो करते थे लेकिन अखंड हिंदू राष्ट्र के सेंस में। इनकी आइडियोलॉजी क्या थी ये मैंने आपको हिटलर वाले वीडियो में एक्सप्लेन किया था। जो हिंदुत्व आइडियोलॉजी थी ये फाउंडेशनली ही ऊंच नीच पर आधारित है कि यहां पर हम प्योर ब्लड के लोग हैं, यहां पर सब ह्यूमन कैटेगरी के लोग हैं जो हमसे नीचे हैं। आपको ये नाना पाटेकर की फिल्म का ये डायलॉग याद है? वैसे ये मुसलमान का खून, ये हिंदू का खून, बता इसमें मुसलमान का कौन सा, हिंदू का कौन सा?
बता साले बनाने वाले ने इसमें फर्क नहीं किया, तू कौन होता है फर्क करने वाला? अब ये जो हिटलर, सावरकर और रहमत अली जैसे लोगों की विचारधारा थी, इसमें खून से फर्क पड़ता है। इन लोगों के लिए कुछ खून बड़ा प्योर था, कुछ खून बड़ा इम्प्योर था, कुछ खून बड़ा सच्चा था, कुछ खून बड़ा झूठा था। वैसे ये जो हिंदू राष्ट्र का टॉपिक है, ये अपने आप में ही बड़ा इंटरेस्टिंग और डिटेल्ड टॉपिक है। आप कहते हो तो इस पर मैं अपना एक सेपरेट वीडियो बना सकता हूं, नीचे कॉमेंट्स में लिखकर बता सकते हो आप। लेकिन जैसे ये अखंड हिंदू राष्ट्र का आइडिया था, ऐसी ही एक सिमिलर आइडियोलॉजी और आइडिया पाकिस्तान में भी था, अखंड मुस्लिम राष्ट्र का। इसे नाम दिया जाता है गजवाए हिंद, जो कि कुछ इस्लामिक टेररिस्ट प्रपोज करते हैं, जो चाहते हैं कि इंडिया की टेरिटरी को ऑक्यूपाई कर ले और वहां पर भी एक मुस्लिम राष्ट्र एस्टैब्लिश कर ले। एक्चुअली हिंदू राष्ट्र शब्द की जगह मुझे हिंदुत्व राष्ट्र शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि आज के दिन जो लोग सबसे ज्यादा आवाज उठाते हैं हिंदू राष्ट्र को लेकर, वो एक्चुअली में हिंदुत्व राष्ट्र की डिमांड कर रहे होते हैं। और जैसा मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, हिंदुइज्म और हिंदुत्व में जमीन आसमान का फर्क है। हिंदुइज्म वसुदेव कुटुंबकम की आइडियोलॉजी को प्रमोट करता है, सारी दुनिया एक समान है, अगर किसी की सोच आपसे नहीं मिलती तो उसे एक्सेप्ट किया जाता है और टॉलरेंस को प्रमोट किया जाता है। लेकिन दूसरी तरफ हिंदुत्व में यहां पर एक दुश्मन क्रिएट किया जाता है, और अगर किसी की सोच आपसे नहीं मिलती तो जबरदस्ती आप अपनी सोच उन पर थोपते हो। आपके जैसे कपड़े पहने वो, आपके जैसा खाना खाए वो, आपका जो कल्चर है, बिहेवियर है, सब एक समान होना चाहिए, सब उसे फॉलो करें। और अगर कोई नहीं करता तो वो एंटी नेशनल बन जाता है। हिंदुत्व की सोच इतना ज्यादा एक्सक्लूडेड फील कराती है लोगों को कि अखंड भारत तो बहुत दूर की बात है। अगर ये सोच एक हद से ज्यादा डोमिनेट करी अभी के भारत पर, तो सिविल वॉर जैसी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है और देश के और ज्यादा टुकड़े हो सकते हैं। अनडिवाइडेड रहने की जगह देश में डिवीजन बढ़ सकता है। लेकिन अच्छी खबर यह है दोस्तों कि अगर हमने सरदार वल्लभ भाई पटेल, भगत सिंह, गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस और बाबा साहेब अंबेडकर की इंक्लूसिव और सेक्युलर सोच और विचारधारा को प्रमोट किया देश में, तो ना सिर्फ ये मल्टीकल्चरल देश अनडिवाइडेड रह सकता है, बल्कि हम सही मायनों में अखंड भारत भी बना सकते हैं बाकी देशों के साथ मिलकर। एग्जैक्टली ये यूनिफिकेशन पॉलिटिकली और एडमिनिस्ट्रेटिवली किस तरह से पॉसिबल हो सकता है, ये बताने के लिए मुझे एक और वीडियो का समय लगेगा कम से कम। तो अगर आप और वीडियोस देखना चाहते हैं इस टॉपिक पर, नीचे कॉमेंट्स में लिखकर बता दीजिए, मैं वो वीडियो भी फिर बनाऊंगा। पसंद आया, अगर आप मेरी बात से सहमत हैं, वीडियो को जरूर शेयर कीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपने जाना कि कैसे हम अखंड भारत बना सकते हैं। मतलब कि वीडियो में बताया कि बहुत सारे लोगों की अपनी अपनी सोच के हिसाब से अखंड भारत है। किसी का अखंड भारत सिर्फ कश्मीर और इंडिया और मतलब कि इसको मिलाकर बनता है। किसी का जो अखंड भारत है वो बांग्लादेश, पाकिस्तान और हिंदुस्तान को मिलाकर बनता है। तो अगर तो ये देखें, इसमें एक दो तीन बातें हैं जो मैं भी करना चाहता हूँ, जो इस वीडियो में जो है भाई ने भी की है। तो एक तो है, अगर तो मजहब के बुनियाद के ऊपर अखंड भारत हम बनाते हैं, तो इसमें देखें हर कम्युनिटी फिर अपने अपने मजहब को लेकर बैठ जाएगी कि मुसलमान जो कहेंगे कि ये इस्लामिक एरिया बन जाए सारा, अगर हिंदू हैं तो वो कहेंगे हिंदू एरिया बन जाए सारा, और अगर कोई और है, मतलब कि कोई और मजहब के लोग हैं, अगर वो कहते हैं कि वो अपने मजहब की बुनियाद के ऊपर अखंड भारत बनाने की कोशिश करेंगे। तो अगर तो हम अखंड भारत बनाना चाहते हैं, जिससे जैसे यूरोपियन ने अपनी कंट्रीज को कनेक्ट किया हुआ है, एक दूसरे के साथ कोई बॉर्डर नहीं है और वीज़ा फ्री एंट्री है, तो उनकी ट्रेड भी फ्री है, तो उससे देखिए सारा यूरोप जो है वो तरक्की कर चुका है और कुछ देश जो है अभी तरक्की कर रहे हैं, मतलब मगर वो हमारे एशिया से बहुत आगे जा चुके हैं और उनकी जो है फ्री ट्रेड है, फ्री वीज़ा है, अपने कंट्री के अंदर जैसे मर्जी आए जाएं और पासपोर्ट के बगैर। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त अच्छी आइडिया भी है और अच्छी बात भी है। उन लोगों ने इसको मतलब कि बनाया, उन्होंने यूरोपियन जो पार्लियामेंट बनाई, यूरोपियन कंट्रीज ने अपना एक सिस्टम बना लिया, तो उन्होंने तरक्की कर ली। मगर हम एशियंस लोग जो हैं वो आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, तो इससे मतलब ना तो किसी का मतलब किसी को फायदा नहीं हो रहा, सिर्फ एशियन कंट्रीज को आपस में नुकसान हो रहा है। अगर तो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका और दूसरी भी छोटी छोटी कंट्रीज जो आसपास हैं, वो अगर मिल जाती हैं, उसको एशियन जो है वो मतलब बना लेते हैं, ग्रुप बना लेता है एशियन ग्रुप, जो फ्री ट्रेड हो, फ्री वीज़ा हो, एक दूसरे की कंट्री में आए। इससे तो एक तो इकोनॉमी, इस एशिया की जो इकोनॉमी है उसको बहुत फर्क पड़ेगा। और एशिया के पास जो है वो समुद्री रास्ते हैं और
दुनिया में सबसे ज़्यादा तजारत जो है वो समुंदर के रास्ते से होती है। तो अगर अखंड भारत को हम इंसानियत की बुनियाद पर बनाते हैं तो इसका बहुत फ़ायदा है, बहुत फ़ायदा है। इसमें इंडिया को फ़ायदा है, पाकिस्तान को फ़ायदा है, बांग्लादेश को फ़ायदा है, श्रीलंका को फ़ायदा है और नेपाल को, मतलब कि साथ आसपास जितनी भी छोटी छोटी कंट्रीज़ हैं उन सबको फ़ायदा होगा। यहाँ से मतलब कि इंडिया से, बांग्लादेश से, यहाँ से जो भी चीज़ें मैन्युफैक्चर होंगी पाकिस्तान से और जब सेंट्रल एशिया तक जाएंगी तो कितना फ़ायदा होगा, इकोनॉमी को कितना फ़ायदा, और यहाँ के लोगों की जो है वो अर्थव्यवस्था जो है वो बहुत बेहतर हो जाएगी। वो मतलब कि जो मिडिल क्लास के लोग हैं वो ऊपर अपर वाली साइड पे आ जाएंगे और जो डाउन पे हैं वो मिडिल के तक तो पहुँच ही जाएंगे। तो कितना फ़ायदा, आप इसके बारे में सोचिए। अगर इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश की डिवीज़न ना हुई होती, मतलब कि इसको मतलब कि तोड़ा ना जाता और एक साथ ही रहते तो सब मिलजुल कर रहते हैं तो कितना मतलब कि हम पूरी दुनिया के ऊपर एक मतलब कि पावर बन के छा सकते थे। मगर जो है ना यूरोपियन और अमेरिकन लोग, जो चाइना जैसे बड़े बड़े कंट्रीज हैं, वो हम लोगों का फ़ायदा उठाते हैं। हम दोनों कंट्रीज़ को जो वो मिलिट्री इक्विपमेंट्स जो हैं वो सेल करते हैं। हमारा यहाँ पर पैसा जो होता है, जो हमने पब्लिक के ऊपर खर्च करना होता है, वो अपनी कंट्रीज में ले जाते हैं, अपनी कंट्री के अंदर डेवलपमेंट करते हैं और हमारे से मतलब कि असला हमें बेचते हैं, लड़वाते हैं हम दोनों को आपस में, मतलब कि इंडिया पाकिस्तान को आपस में लड़वा कर वो अपना पैसा कमाते हैं और अपनी कंट्री को डेवलप करते जाते हैं। तो इसमें सिर्फ इंडिया पाकिस्तान को नुकसान हुआ है लड़ाई झगड़ों में। अगर हम मिलजुल कर ट्रेड करते हैं, फ्री ट्रेड, तो देखें कितना फ़ायदा हमें हो सकता है। और हम देखते ही देखते चंद सालों में ही हम यूरोप से भी आगे जा सकते हैं, चाइना को भी आगे जा सकते हैं और अमेरिका से भी आगे जा सकते हैं। और अगर हम सब कंट्रीज के दरमियान में पीस हो जाता है तो ये यूरोपियन, अमेरिकन, चाइनीज जो हैं, इनकी जो मिलिट्री की जो है ना, इनकी जो सेल करते हैं, लोगों को इंपोर्ट करते हैं, तो ये तो इनकी बंद हो जाएंगी फैक्ट्रियां और इनका जो इकोनॉमी को एकदम से झटका लगेगा। और जब हम लोगों का जो एशियन जो पावर बन जाएगी, जब ये बूस्ट करेंगे तो इनसे हम एकदम ऊपर चले जाएंगे। तो इसके ऊपर सोचने वाली बात है। जो मतलब कि देखें, यहाँ पर बहुत सारे लोग सिर्फ अपने मजहब को रख के ना आगे चलते हैं, मगर अगर इंसानियत को रख के आगे चलें तो बहुत फ़ायदा हो सकता है। तो अगर आप मतलब कि जो भी इंसान इंसानियत से प्यार करता है ना, वो ये ज़रूर सोचेगा कि हमें सबको मिलकर एक मतलब पावर बना लेनी चाहिए, अपनी एक एशियन टाइगर बना लेना चाहिए, मतलब कि सब इस रीजन को। तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? आप मतलब कि क्या कहना चाहते हैं, क्या सोचते हैं, क्या मतलब कि आपका सोचने का जो जरिया है वो क्या है? तो आप नीचे कमेंट करके बताएं। आप मतलब कि मेरी बातों से कितना मतलब कि जो है इसको मानते हैं कि मैंने जो बातें की हैं या जो मैं समझता हूँ, जो मैं कहना चाह रहा हूँ, वो कितना आप समझ रहे हैं या समझ चुके हैं। तो आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं जो भी आपने मतलब कि आप इसके बारे में जो भी सोचते हैं अखंड भारत के बारे में, तो इसके बारे में क्या मतलब कि होना चाहिए। तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। आपका जो भी पॉइंट ऑफ व्यू होगा मैं पढ़कर बहुत अच्छा लगेगा, उसका रिप्लाई भी ज़रूर दूंगा। तो हम यूथ को ही आगे आना चाहिए, हम यूथ ही ये सब कर सकते हैं। अदरवाइज जो पॉलिटिशियन जो हम दोनों कंट्रीज में है वो तो कभी नहीं ऐसा करेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मज़ीद ऐसी और भी अच्छी वीडियोस आपको देखने को मिलती रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखें।